गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे है? चलें स्टार्ट करें बेटा आज का लेक्चर हम लोग, है ना? ध्यान से देखिएगा। स्ट्रेट लाइन में थे हम लोग, है ना? स्ट्रेट लाइन में अपन लोगों ने कुछ फॉर्मेट्स वगैरह देखे थे और उसके आगे अपन को अब आगे बढ़ना था। मतलब उसके मेनली प्रॉब्लम्स आपको डिस्कस करने थे, कुछ क्वेश्चंस वगैरह जो पिछले प्रीवियस ईयर के आईआईटीज वगैरह में आए हुए हैं और हमारे फॉर्मेट से रिलेटेड है। ठीक है बेटा, तो मैं उससे रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह करवाता हूँ अच्छे, है ना? आज की क्लास में हम मेनली प्रॉब्लम्स पे जाएंगे, सिर्फ प्रॉब्लम्स देखेंगे कि प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है अपने को। ठीक बेटा, आज वैसे आप लोग प्रिपेयर नहीं हो गए, बट आज मैंने संडे के दिन लेक्चर अपलोड किया आप लोग का। मैंने वैसे बोला था कि मैं सैटरडे संडे नहीं अपलोड करूंगा, बट बेटा अब हमने यहाँ थोड़ा सा चेंज किया है कि अब मैं डेली एक लेक्चर अपलोड करूंगा अल्टरनेट डेज में, एक दिन मैथ्स एक दिन फिजिक्स, इस तरीके से ना। 10 AM मॉर्निंग, ठीक है? मॉर्निंग 10 AM पे आपको डेली एक लेक्चर मिलेगा, एक मैथ्स का एक फिजिक्स का अल्टरनेट में। ठीक है, पहले मैं दोनों अपलोड करने वाला था, सुबह मैथ्स और शाम में फिजिक्स में, बट अभी मैं ये कर रहा हूँ। फिर देखते हैं बेटा, यदि बच्चे कुछ जुड़ते हैं हमारे साथ, है ना? मतलब कुछ अच्छे बच्चे यदि आते हैं हमारे साथ जुड़ते हैं, तो मैं आपको डेली दो लेक्चर्स और दो क्या उससे भी ज्यादा बढ़ा दूंगा, बट डिपेंड करता है कि कुछ बच्चे तो आए, है ना? थोड़े से बच्चे बढ़ने दीजिए, फिर उसके बाद अपन पूरा एफर्ट लगाएंगे उस तरीके से। ठीक है, वैसे मैं अभी भी एफर्ट कम नहीं लगाऊंगा, कोशिश यही रहेगी मेरी कि एक लेक्चर डालूं बट उसमें ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कवर कर दूं, आपका लॉस नहीं होना चाहिए, है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा प्रॉब्लम्स को। आज मेनली अपन को ये देखना है कि यार प्रॉब्लम्स को हम लोग डील कैसे करें, मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, चलिए एक एक करके क्वेश्चन उठाते हैं और सॉल्व करते हैं बेटा, है ना? चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम देखें क्या दिया मैंने। बेटा सारे जेई के हैं तो अच्छे से करिए, सिंसियरली कीजिए। Let A, B and C and D be non-zero numbers if the point of intersection of the lines this and this lies in the fourth quadrant and is equidistant from the two axes, then क्या कंडीशंस आएगी ये बताना है। इनडायरेक्टली बेटा देखा जाए ना, ये वाला प्रॉब्लम जो है ये आपका प्रॉब्लम किस चीज का है? लोकस का। लोकस में होता है ना कि हमें एक वेरिएबल पॉइंट दिया रहता है, उसका लोकस निकालिए और कंडीशंस कुछ ना कुछ गिवन होगी। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में हमें प्रॉब्लम्स में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मालूम? ध्यान से देखिएगा बेटा, आपको क्या बताना था, देखिएगा। इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइन्स लाई इन अ फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक, तो आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। और इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा? एक्स और वाई, और ये रिलेशन भी उसी के टर्म्स में। तो मुझे किसी ना किसी तरीके से इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। अब जरा देखो ध्यान से बेटा, एक तरीका है इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का। यहाँ पे हमारा जो होता है लॉजिक, वो क्या होता है कि इस इक्वेशन और इक्वेशन को सिंपली सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे तो एक्स की एक वैल्यू आएगी, वाई की एक वैल्यू आएगी, ठीक है, और फिर आप उसको यहाँ पर एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे। बट बेटा मैं यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। एक तरीका और भी है, वो तरीका क्या है? प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ लो, आपको समझ में आएगा। उसने आपसे एक स्पेशल बात कही है यहाँ पे, क्या बोला मालूम? उसने आपसे बोला कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है बेटा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। पहली चीज तो चलो मैंने बोला यार फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वाला पॉइंट हो सकता है कहीं भी। और दूसरी चीज एक और बोला उसने कि इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू एक्सेस, मतलब दोनों एक्सेस से इक्विडिस्टेंट है। मतलब यदि मैं इसको यहां से बोलने जाऊं, इसको यहां से बोलने जाऊं, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि ये दोनों इक्विडिस्टेंट है ना? तो मान लीजिए बेटा ये वाला पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट भी P है। अब यदि मैंने दोनों पॉइंट को P बोला, ठीक है, तो ये लेंथ भी P है, ये लेंथ भी P है, तो मुझे बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट कौन सा होगा इंटरसेक्शन वाला? तो हम इस पॉइंट को बोल सकते हैं ना बेटा, ये पॉइंट हमारे लिए आ रहा होगा P, P, बट क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव है, तो P, -P। तो मैंने बोला P, -P जो है ना बेटा वो मेरे फोर्थ क्वाड्रेंट का एक पॉइंट हो गया, सिंपल सा। अब क्या करना है आपको, ये देखिएगा ध्यान से समझिएगा। अब आपको लॉजिक ये लगाना है यहाँ पे, आपका लॉजिक ये बनता है यहाँ पे बेटा क्या कि देखिएगा आपको निकाला था। अच्छा देखो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है मुझे मालूम है बेटा। इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब होता है एक लाइन ये, दूसरी लाइन ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट इस लाइन पर भी है और इस लाइन पर भी है, तो वो दोनों लाइन पर है, तो दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बस करवा दीजिए। पहले वाले की इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए जाए तो हम क्या बोलेंगे, देखो ध्यान से बेटा, क्या लिखेंगे? P, -P आप सेटिस्फाई करवा रहे हो किसमें? फर्स्ट इक्वेशन में, यहां से। तो बेटा 4ax, x के प्लेस पे p हो जाएगा, तो 4ap। यहाँ पे y के प्लेस पे -p करेंगे तो -2ap और +c = 0, राइट बेटा? अब देखिए इसको सॉल्व करना है, यहां से जरा सॉल्व कर लीजिए। 4ap -2ap मतलब कितना आ जाएगा? 2ap = -c। तो बेटा यहां से p की वैल्यू निकल आई -c/2a। तो आपको एक कंडीशन यहां से मिला कि p इक्वल टू हो रहा है सर मेरे पास -c/2a। अच्छा देखो
अब सेकंड वाली इक्वेशन में बात करें, सेकंड वाली इक्वेशन में भी ये पॉइंट है तो उसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो P रखेंगे तो आप क्या लिखेंगे बेटा 5BP और यहां से माइनस रखेंगे तो -2BP प्लस D इक्वल टू 0। अब बेटा इनको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 3BP इक्वल टू -D, तो बेटा P इक्वल टू हो जाएगा -D/3B। ठीक, सेकंड कंडीशन ये। अब बात आई, देखो अब प्रॉब्लम को ध्यान से समझना है, जो कंडीशंस दी है बेटा उसमें कहीं पर भी P वाला टर्म नहीं है। आपको कंडीशन निकालना है ABCD के टर्म्स में, ABCD के टर्म्स में निकालना है, मतलब P को एलिमिनेट कर सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 से। देखो इसको 1 बोल दीजिए, इसको 2 बोल दीजिए, दोनों से आप P की वैल्यू निकाले तो वैल्यू तो सेम ही आएगी, दोनों को इक्वेट कर दो। तो दोनों की वैल्यू को इक्वेट किया तो 1 = 2 करते हैं इक्वेशंस में, तो इधर से आया -C/2A, इधर आया -D/3B, तो माइनस माइनस तो गया, इधर चला जाएगा तो 3BC इक्वल टू 2AD, और इसको इधर ले आइए, है ना, तो 3BC - 2AD इक्वल टू 0। तो ऐसा कोई कंडीशन यदि हमें मिलता है तो बन जाएगा, देखो ये बेटा 2AD - 3BC, इसी में से माइनस कॉमन ले लीजिए, आपको ये आंसर मिलेगा। तो हमारा C वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया। चलिए, तो बिल्कुल सिंपल सा था क्वेश्चन, लेकिन बेटा बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं और फिर उसको A और B को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, या X को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, या किसी को भी एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, तो वो कंडीशन थोड़ा सा टफ होता है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, लॉजिक लगाइए, अच्छे से बनेगा। ठीक है, चलिए इसे नोट करिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए देखें अब सेकंड प्रॉब्लम। ठीक बेटा, जितने भी प्रॉब्लम मैं लिख रहा हूं ना उसको पॉज करके जरूर आप सॉल्व करके देखिए, उसके बाद में आप सॉल्यूशन देखा कीजिए। ठीक है, चलिए एक टाइम खुद से लगाना होता है, और ये सारे पुराने प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस मैं ज्यादा करवा रहा हूं ताकि उसमें से आने के चांसेस होते हैं। ठीक है बेटा, इसी कारण से मैं अभी इस टाइम पे क्रैश कोर्स में मुझे उसी चीज पर फोकस करना है ना, नहीं तो अदरवाइज यदि आप नॉर्मल क्लास में आए तो मैं आपको इतने वैरायटी के क्वेश्चन कराऊंगा, मजा आ जाएगा तुम्हें। लेकिन चलो अभी फिलहाल इस पे आते हैं क्या है। और हाँ बेटा, एक और चीज, ज्योमेट्री में ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की खासियत है, मेरी बात मान के रखना, कभी भी प्रॉब्लम जो दिया हुआ है ना उसको कोशिश करो कि उसको यदि आप फिगर बना सकते हो, फिगर आउट कर सकते हो ना, तो करिए। यदि आप फिगर बना लेंगे ना तरीके से तो आधी कंडीशंस आपको वहीं से समझ में आ जाती है, सिर्फ आपको सॉल्व करना बचता है। देखो मैं बताता हूँ कैसे। इसने क्या बोला था, इफ PS इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल PQR, है ना, मतलब इनके वर्टाइसेस दिए हुए हैं। तो सबसे पहली चीज यार जो बोला है बना ले, मैंने ये बना लिया, मैंने बोला ये हमारा PQR है। चलो P के वर्टाइसेस क्या है बेटा 2,2 वर्टेक्स, Q के हैं 6,-1 और R के हैं 7,3। चलिए भाई, मैंने इसके तो बना दिया कि PQR के आपको मैंने वर्टेक्स बता दिए। अगला काम क्या पड़ रहा था, ये देखो ध्यान से, उसने बोला था देन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1,-1, जो लाइन पास हो रहा है ना बेटा, ये जो लाइन पास हो रहा है उसकी इक्वेशन लिखनी है, वो 1,-1 से पास हो रही है। एक पॉइंट आप ऐसा A बोल दीजिए इसे, और दूसरा पैरेलल टू PS, और S क्या है, तो सबसे पहले समझ लेना PS मीडियन था। अब देखो मीडियन क्या होता है, जब हम P पॉइंट को सामने के मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो ये पॉइंट S आएगा बेटा, तो इसको हमने ज्वाइन किया तो ये PS आएगा, राइट। अब तुम खुद से दिमाग लगाओ, तुम्हें इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो इस लाइन पर एक पॉइंट दिया हुआ है, बात आए तो दूसरे वाला पॉइंट यदि 2 पॉइंट पता होते तो इक्वेशन लिख लेता, या फिर 1 पॉइंट फॉर्म से लिखने जाओगे तो आपको स्लोप चाहिए। तो स्लोप कैसे निकलेगा जरा देखो ध्यान से, मैंने बोला इस लाइन की इक्वेशन जो मुझे आंसर में लाना है ना, वो एक पॉइंट 1,-1 से पास हो रहा है। मैंने 1 पॉइंट फॉर्म लगाया आंख बंद करके, मैंने बोला ही था तुम्हें कि बहुत यूज में आता है बेटा ये x - x1। अच्छा एक और चीज, यहाँ पर x1 y1 तो तुम्हें दिया हुआ है, स्लोप बताओगे इस लाइन का स्लोप क्या होगा। उसने बोला है कि जो लाइन है वो PS के पैरेलल है, इस PS के पैरेलल, आपने पता है ना पैरेलल लाइन के लिए स्लोप कैसा होता है, सेम। तो जो PS का स्लोप होगा वही स्लोप तो इसका भी होगा, तो मैं बोलता हूं कि इसका भी स्लोप सर वही है जो PS का है, तो MPS इसका स्लोप हो गया। ठीक, तो मैंने बोला यहाँ पे भी MPS लिख दीजिए। चलिए अब जरा लिखते हैं इक्वेशन में क्या आएगा, y - y1 के प्लेस पे -1 इक्वल टू MPS x - x1, ये रहा। ठीक है, इतना हो गया। अब बस MPS पे फोकस करो। MPS कैसे निकल सकता है, S के कोऑर्डिनेट आ जाए, बताओ कैसे करना है। यार मीडियन है, मीडियन क्या होता है, सामने वाले के मिड पॉइंट से ज्वाइन किया जाता है, तो S का कोऑर्डिनेट आप निकालो ना, यहाँ से क्या आएगा बेटा, इन दोनों का मिड पॉइंट, तो x1 + x2/2, तो 6 + 7 13/2, तो मैंने लिखा 13/2 आया। दूसरा y1 + y2/2, तो बेटा -1 + 3, तो 2/2 करेंगे तो 1 आ गया। तो देखो ये P और S आया, तो अब मैंने इसका स्लोप निकाला MPS। आपको पता है कौन से फॉर्मूले से, 2 पॉइंट पता है तो y2 - y1 x2 - x1 के फॉर्मूले से चले जाइए, आंसर आ जाएगा। चलो बताइए, तो y2 - y1, y2 मेरे लिए कौन हो गया 1, y1 कौन है 2, x2 कौन हो गया बेटा 13/2, और x1 कौन है
2। तो इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आप क्या निकालेंगे बताइए, ये निकल के आ रहा होगा -1 और इसे सॉल्व होगा तो -4, तो 13 - 4, 13 - 4 कितना होता है 9, 9/2 सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जाके -2/9। तो बेटा MPS की वैल्यू आई -2/9 और जो MPS की वैल्यू है मतलब PS वाली लाइन का स्लोप है वही स्लोप तो इसका भी है, तो बस इसकी वैल्यू उठा करके इसमें रख देते हैं। तो रखिए बेटा, तो ये बन जाएगा y + 1 इक्वल टू MPS के प्लेस पे आप रखते होंगे -2/9 x - 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये इधर जाएगा तो 9y + 9 इक्वल टू -2x + 2, इधर ले आओ तो 2x + 9y और ये इधर आएगा तो +7 इक्वल टू 0। तो 2x + 9y + 7 इक्वल टू 0 मेरा आंसर है। अब चेक करते हैं आंसर में ऑप्शन में होगा 2x + 9y + 7, ये डी, ठीक। तो डी वाला मेरा आंसर है। तो इस तरीके से बेटा आपको जाकर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और देखो बहुत सिंपल है। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ सारे जेई के क्वेश्चन है, मैं इसलिए से बताना चाह रहा हूँ, ये नहीं बताना चाह रहा कि जेई के क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं होता बेटा, जेई के क्वेश्चन भी वही होता है जो नॉर्मल होता है, बट वो एग्जाम में आ जाते हैं तो वो स्पेशल बन जाते हैं, है ना। तो वही चीज मैं समझाना चाहता हूँ कि जेई में भी प्रॉब्लम्स इजी ही आते हैं, आपको समझ में आना चाहिए, करते आना चाहिए। आप करते नहीं हो बस दिक्कत ही हो जाता है और ब्लेम करते हो कि प्रॉब्लम का लेवल से इतना था इतना था इतना था, कोई नहीं बेटा, है ना। अच्छा खुद से सोचो ना बेटा, जो प्रॉब्लम बनाने वाले बैठे हैं ना वो भी तुम्हारे जैसे ही कोई नालायक रहा होगा, जो पहले यहाँ से जा करके वहां बैठा है, तो वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, वो तुम बनाएगा तुम में से ही, उनमें से ही बनाएगा जो चीजें हैं, ठीक है। चलो जाने कंफ्यूज नहीं होना, नोट कीजिए। नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देता हूँ, देखिए बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है, एक प्रॉब्लम दिया है, बट बेटा इस प्रॉब्लम से पहले आपको मेरे को एक कॉन्सेप्ट समझाना है, एक फॉर्मूला देना है आपको, ठीक है। मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ। अच्छा देखिएगा बेटा, अभी जो मैं फॉर्मूले आपको दे रहा हूँ ना वो डायरेक्ट दे रहा हूँ, राइट। क्यों? क्योंकि अभी आप इसका डेरिवेशन देखने जाएंगे तो कोई नहीं रखता वो, ठीक है, क्योंकि आपके लिए अभी आप क्रैश कोर्स में हैं, आपको जल्दी से जल्दी चीज़ों को ख़त्म करना है, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको इसको पूरा समझा के बता सकता था कि कैसे क्या आता है। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात क्या बोलता है वो, ध्यान से समझिएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एनी पॉइंट x1, y1, है ना। एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो एक पॉइंट x1, y1 से जा रहा है, एंड मेकिंग एन एंगल अल्फा विथ y = mx + c। मतलब आपको एक लाइन की इक्वेशन और दी हुई है, उसके साथ अल्फा एंगल भी बना रहा है। जैसे सपोज करिए मैं यहाँ पे बोलता हूँ, जैसे ये बेटा एक लाइन गिवन था, इस लाइन की इक्वेशन आपको दी मैंने y = mx + c, आपको ये गिवन है, राइट। फिर आपसे बोला कि उस लाइन की इक्वेशन बनाओ जो एक पॉइंट x1, y1 से जा रहा है। तो देखो x1, y1 से पास होता हुआ मैंने एक लाइन बनाया जो इस वाली लाइन y = mx + c के साथ कितना एंगल बना रही है, अल्फा, ठीक है। तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, तो बेटा यहाँ पे एक नहीं दो लाइंस बनती हैं, ठीक है। अब दो लाइंस यदि बन रही है तो हम क्या बोल रहे हैं, इक्वेशन क्या है, ध्यान से समझिएगा। आपको सिर्फ क्या फॉर्मेट याद रखना पता है, 1 पॉइंट फॉर्म होता था ना बेटा, y - y1 = m x - x1 वाला फॉर्मेट, देखो वही है y - y1 जिस पॉइंट से जा रहा है, यहाँ पर ये पूरा m मान लीजिए और ये x - x1, तो इससे याद हो जाएगा। अब बात आई m स्पेशल कैसा है, तो ध्यान रखना फॉर्मूला m -+tan α/1 ± m tan α। मतलब बेटा ये दो पार्ट में है, देखो जब मैं ऊपर माइनस लूँगा तो मैं लिखूँगा m - tan α/1 + m tan α, और दूसरी बार में यदि मैं यहाँ प्लस लूँगा तो m + tan α/1 - m tan α। तो एक बार प्लस लेना एक बार माइनस लेना, तो दो लाइन की इक्वेशंस आपके पास आ जाएगी। और इसको भी याद कैसे रख सकते हो, tan a + b और tan a - b के फॉर्मूले से, याद है। tan a + b क्या होता है, tan a - b क्या होता है, tan a - tan b/1 + tan a tan b। तो बस ऐसा सोचो ना, tan a मतलब वो भी तो स्लोप ही है tan थीटा, तो उसका मैंने m लिख दिया, है ना, क्योंकि m आपको गिवन है, तो m लिख दिया। तो m - tan α/1 + m tan α, और अगली बार में वही m + tan α/1 - m tan α, ठीक है। तो ये बेटा इक्वेशन होता है डायरेक्ट। तो कंडीशन को देखो बेटा ध्यान से, कंडीशन के साथ में इस इक्वेशन को रट के रखो, आता है क्वेश्चन इस पर, ठीक है। अब जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था वो वाला क्वेश्चन ये था। अब यदि मैं एक सेकंड के लिए साइड हो जाता हूँ कि कभी तुम्हें यदि पॉज करके देखना हो तो एक बार प्रॉब्लम देखो और जरा सोचो कि कैसे लगेगा, तो सब कुछ गिवन है, सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। चलिए अब मैं आपको समझा देता हूँ क्या बोला। देखो, अ स्ट्रेट लाइन L पासिंग थ्रू पॉइंट 3, -2। तो देखो सबसे पहले मैंने उस लाइन को ड्रॉ किया, मैंने बोला ये लाइन है सर, कहाँ से पास हो रही है, 3, -2 से जा रही है, ठीक है। एक लाइन पर मुझे पॉइंट पता है, ठीक। इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री टू द लाइन √3x + y = 1। तो मैंने बोला ये एक लाइन गिवन है, इसकी इक्वेशन आपको दे दी बेटा उसने √3x + y = 1, और इसके साथ कितना एंगल बना रही है, ये अल्फ़ा हो गया बेटा, और अल्फ़ा कितना है
60 डिग्री, मतलब तुम देखने जाओगे तो तुम्हें वही सारी कंडीशन दिखी थी, एक पॉइंट दिया हुआ है, एक एंगल दिया है, एक इक्वेशन दी है। जो इक्वेशन होती थी ना वो मुझे स्लोप देता था m, है ना। तो मैं यहाँ से m की वैल्यू निकालने के लिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, तो y इक्वल टू -√3x + 1 इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो यहाँ से स्लोप की वैल्यू m की वैल्यू हो रही होगी -√3। चल यहाँ से मैंने स्लोप की वैल्यू निकाली -√3। चलिए -√3 मेरे पास स्लोप आ गया, अल्फ़ा है, पॉइंट है, इक्वेशन लिख दें। चलिए इसी फॉर्मेट से हम इस इक्वेशन को लिखते हैं, ठीक है। मैं रब भी कर देता हूँ और वहीं पे वहीं लिखता भी हूँ। पहले इक्वेशन देख लीजिए, उसके बाद अपन देखते हैं, फिर समझेंगे कि उसने और एक्चुअली में क्या पूछा था हमसे। तो देखो बेटा, सबसे पहली बात इक्वेशन लिखने जाएंगे तो हम लिखेंगे y - y1, है ना। y1 के प्लेस पे कौन है, -2, लिख लीजिए भाई, इक्वल टू m, स्लोप कौन था, -√3। फिर इधर क्या आएगा बेटा, -+10 अल्फ़ा कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। तो 10 60 अपॉन में क्या आएगा बेटा, अपॉन में आया तुम्हारे पास 1 ± m के प्लेस पे क्या लिखेगा, -√3 इंटू 10 अल्फ़ा की वैल्यू बोलो 1060, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अभी देखते हैं। और इंटू x - x1, तो x1 कितना है, 3, तो मैंने लिख दिया x - 3। सॉल्व कीजिए, ये बन गया हो गया y + 2। बेटा देखो यहाँ से एक बार आप क्या करिए, सबसे पहले यहाँ से माइनस साइन का सिलेक्शन करो। मैंने माइनस साइन सिलेक्ट किया बेटा, माइनस साइन सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे देखो क्या मिलेगा, y + 2 तो यहाँ हो गया, ये तो -√3 है, ऊपर से माइनस लिया तो -1060, वो भी तो √3 ही होता है ना। 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3। अब देखो अपॉन में 1, यहाँ से प्लस लेना था, ठीक है, लेकिन ये -√3 तो माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा। और देखो ये √3 और 1060 भी √3, तो √3 इंटू √3 मिलके 3 हो गया, ठीक। और इंटू में आया x - 3। अब देखिए बेटा ये कितना आ रहा है आपके पास, ये हो गया -2√3 अपॉन -2 इंटू x - 3, ये आया y + 2 यहाँ तक, ठीक है। चलो अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, इस पोर्शन को आप करते हैं। देखिए यहाँ पे यदि देखा जाए तो ये भी गया, 2 भी गया, √3, तो मिलेगा बेटा y + 2 इक्वल टू √3x, मल्टीप्लाई कर देना, -3√3। और इन सब के फॉर्मेट के हिसाब से y को पहले लिखा, x को इधर लिख लेते हैं, तो y - √3x + 2 + 3√3 इक्वल टू 0। बेटा एक इक्वेशन ये निकल के आई आपके पास, कब के लिए, जब आपने माइनस साइन लिया ऊपर से। अच्छा अब इसी में से आप प्लस साइन लीजिए, जब मैं प्लस साइन लेने जाऊँगा तो देखो इक्वेशन क्या बन रहा होगा, सर इधर तो y + 2 ही बनेगा, है ना, ये तो वही है। यहाँ मिलेगा -√3 + 1060 की वैल्यू भी तो √3 ही है, अपॉन में 1, नीचे क्या आएगा, माइनस साइन, और फिर आएगा -√3 और 1060 भी √3 ही है, और इंटू x - x1 की वैल्यू कितनी है, 3। अब जरा देखो ये सॉल्व हो गया बेटा, y + 2 इक्वल टू ये √3 - √3 मिलके 0 अपॉन एनीथिंग 0, और ये भी 0, तो ओवरऑल ये पूरा 0 आया। तो एक इक्वेशन मेरे पास ये निकल के आई और एक इक्वेशन ये निकल के आई, मतलब मेरे पास आंसर से 2 हैं। अब दिक्कत कौन सी आ गई, ऑप्शन में तो मुझे सिर्फ एक ही दिख रहा है ना, दूसरा नहीं दिख रहा है। रीज़न क्या है, कंडीशन आगे का पढ़ो, क्या पूछा उसने, इफ़ L ऑल्सो इंटरसेक्ट द x एक्सिस। बेटा यदि L x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तभी हमको इक्वेशन लिखनी है ना। तो क्या बताओ, y + 2 इक्वल टू 0 x एक्सिस को कभी इंटरसेक्ट करेगा नहीं, क्यों नहीं करेगा, सोचो बेटा। ये इक्वेशन है y = -2, y = -2 कौन सी लाइन होती है जो x एक्सिस के पैरेलल चलेगी, इस तरीके से -2 वाले पॉइंट से चलेगा। तो ये y = -2 है, तो ये तो x के पैरेलल जा रहा है ना, तो वो x एक्सिस को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाला। तो ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसका स्लोप वगैरह है तो करेगा। तो ये वाला आंसर हो के भी मेरा नहीं है, ठीक है। तो मैंने उसको रिजेक्ट मारा और मेरा आंसर सिर्फ एक आ रहा है, y - √3x + 2 + 3√3। अब ये ऑप्शन देख लीजिए बेटा कौन सा है, y - √3x + 2 + √3, ये वाला बी वाला, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया, देखा। तो डायरेक्ट फॉर्मेट याद रखिए, फॉर्मेट से आपसे क्वेश्चंस बनेंगे डायरेक्ट, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बेटा अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके पास, 4th वाला। क्या दिया हुआ मैंने इसमें, द नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स 3x + 4y = 9 एंड y = mx + 1 इज ऑल्सो एन इंटीजर। अब ध्यान से समझिएगा क्या मीनिंग है, आप प्रॉब्लम को ध्यान से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ो, है ना। आपको
खुद मोहब्बत हो जाएगा, मतलब बोला जाए तो मतलब खुद आपको समझ में आ जाता है कि एक्चुअल में कैसे करना है। देखिए ध्यान से समझे क्या बोला बेटा उसने आपसे, ऐसा बोला है कि द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ m, आपको m की इंटीग्रल वैल्यूज़ बतानी है कि कितनी हो सकती हैं यहाँ पे, फॉर विच x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस एंड दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो सबसे पहली बात तो यार x कोऑर्डिनेट पे फोकस करना है, x इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट के x कोऑर्डिनेट पे। अच्छा, इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे मिलता है, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे मिलेगा, जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूँगा। तो बेटा एक लाइन की इक्वेशन मेरे लिए है y इक्वल टू mx प्लस 1 और दूसरे की है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 9। ठीक है, चलो तो मैंने सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला। इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब दोनों को सॉल्व करना है। अब उसमें भी खास बात ध्यान रखना, क्योंकि मुझे सिर्फ x कोऑर्डिनेट के बारे में ही बात करनी है कि x कोऑर्डिनेट इंटीजर है, तो y से लेना देना ही नहीं, तो y क्यों निकालूं, मुझे तो x चाहिए। तो x को एलिमिनेट कर लें यहाँ से सीधे सीधे, y की वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन में रख दीजिए, आप सिंप्लीफाई कीजिए, x मिल जाएगा। क्या मिलेगा बेटा, देखो 3x प्लस 4, y के प्लेस पे लिखा मैंने mx प्लस 1 इक्वल्स टू 9। अब जरा सॉल्व करना, तो 3x प्लस 4mx प्लस 4 इक्वल टू 9, इन दोनों में से आप लेंगे तो 3 प्लस 4m बाहर आएगा और मिलेगा x इक्वल टू 5, 9 माइनस 1। ठीक, अब यहाँ से बेटा x की वैल्यू देखो, x इक्वल्स टू आया 5/3 प्लस 4m। ठीक है, 3 प्लस 4m। अब यहाँ से वैल्यू निकल के आई सर x इक्वल टू 5/3 प्लस 4m की वैल्यूज आई। अब सुनो, ये तो x कोऑर्डिनेट आया, मुझे इस x कोऑर्डिनेट को इंटीजर बनाना है, इंटीजर। अब जरा सोचो एक चीज़, जो न्यूमरेटर तो 5 फिक्स है, बचा डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर को क्या लिखूँ कि जिससे वो इंटीग्रल वैल्यू में कन्वर्ट हो गया, इंटीजर्स में। तो जरा सोचिए जरा, मैंने सोचा कि 3 प्लस 4m को हम क्या क्या रख सकते हैं यहाँ पे, 3 प्लस 4m को क्या रख सकते हैं। तो जरा देखो पहला ऑप्शन, पहला मैंने काम किया कि सर इसको 1 रख दिया जाए। यदि सोचना, इस डिनोमिनेटर को यदि मैं 1 रख दूँ तो 5/1 मिल करके 1 हो जाएगा, तो x मेरे लिए कैसा है, इंटीजर। हाँ भैया, मेरी कंडीशन फुलफिल हो रही है। ठीक है, मैंने इसको 1 रखा, लेकिन 1 रखने पर फिर आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू भी निकालनी है। तो जरा m निकालते बेटा, क्या आएगा सॉल्व करके जरा देखिए। ये इधर जाएगा तो 1 माइनस 2, 1 माइनस 3 तो -2, -2/4 मतलब -1/2। ठीक है, चलो तो अब सुनो, मेरे पास आंसर क्या था मालूम है, मुझे वो निकालना था जिसके लिए x कोऑर्डिनेट भी इंटीजर हो और m भी इंटीजर हो, तभी तो मैं उस m को काउंट कर पाऊँगा। मतलब m की इंटीग्रल वैल्यूज़ बतानी थी, लेकिन साथ में x भी इंटीजर होना चाहिए। तो पहली चीज़, x यदि यहाँ पर इंटीजर था तो ये m मेरे लिए इंटीजर नहीं है, मतलब ये वाला एक आंसर मेरे लिए आ करके भी मेरा नहीं हुआ, समझ में। तो x की वैल्यू 5 नहीं हो सकती यहाँ पे, क्योंकि हम इसको 1 नहीं रख सकते। अच्छा चलो दूसरा ऑप्शन देखते हैं। यदि मैं 3 प्लस 4m को -1 रखूँ, -1 बेटा -1 करूँगा तो 5/-1 -5 होगा, वो भी एक इंटीजर है, चलेगा। मतलब x मेरे लिए इंटीजर हो गया इस वैल्यू पे। अच्छा, इसके लिए अब m निकालो, क्या होगा, -1 और ये -3 इधर जाएगा, -4 डिवाइडेड बाय 4 मतलब -1। क्या m इंटीजर है, हाँ m भी इंटीजर है, x भी इंटीजर दे रहा होगा यहाँ पे। जब इसकी वैल्यू -1 रखूँगा तो -5 आए, इसका मतलब ये मेरे लिए एक आंसर आया। तो m की एक वैल्यू निकल के आई -1। अच्छा दूसरी चीज़, क्या मैं 3 प्लस 4m को और कुछ रख सकता हूँ, जरा सोचो। यदि मैं 5 रख दूँ तो 5/5 कितना हो जाएगा, 1, चलेगा ना। अब सुनो, यदि मैंने 5 रखा तो 5/5 1 आया, तो चलो 5 रखने के बाद मुझे m भी ढूंढना है ना। 5 - 3 2/4 मतलब 1/2। तो अब इसमें क्या लगा देखो, x तो इंटीजर है बट m नॉट इंटीजर, तो कैंसिल। अगला वाला लास्ट, 3 प्लस 4m को यदि मैं क्या रख दूँ यहाँ से, -5, यहाँ 5 रखा था, -5 रखेंगे तो भी बेटा ये -1 देगा। लेकिन अब सॉल्व करने पे देखिए, ये -8/4 मतलब m की वैल्यू -2। तो देखो x कोऑर्डिनेट भी इंटीजर हुआ और m की वैल्यू भी इंटीग्रल आई। तो ये दोनों वैल्यूज़ मेरे आंसर हैं। तो मैंने बोला कि सिर्फ यही 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। अच्छा देखो बेटा, 5 से बड़ा नंबर यदि रखेंगे तो न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, तो रेशो हमेशा 1 से छोटा आएगा, तो इंटीजर कभी नहीं आएगा। ठीक है, और यदि इसको 2.5 भी रखने का सोचते हो तो उसमें m कभी भी फ्रैक्शन में आएगा, तो वो भी इंटीजर नहीं हो सकता। तो इसके लिए मेरे पास ये 4 ऑप्शंस निकलते थे, उसमें से 2 रिजेक्ट हो गए, 2 बचे हैं। तो बेटा मेरे पास m की कितनी वैल्यूज़ हैं जिसके लिए x कोऑर्डिनेट भी उसका इंटीजर आएगा, तो आंसर इज़ 2। अब बच्चे क्या करते हैं बताएं, यहाँ पे कई बार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय ये 4 वैल्यूज़ निकलती हैं, 4 इंटीजर्स हैं, तो 4 इंटीजर है तो उसको 4 टिक कर देंगे, बट वो गलत हो जाता है बेटा, वहाँ पे आपने m को चेक नहीं किया। तो आप दोनों को चेक कीजिए, तब आपका आंसर आएगा। क्लियर है, चलेगा। चल नोट कीजिए, नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखते हैं।
देखिए तो अब मैंने एक प्रॉब्लम दिया तुम्हें यहाँ पे, बट इस प्रॉब्लम से पहले, फिफ्थ से पहले, इससे पहले मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, जरा वो कॉन्सेप्ट भी समझिए बेटा। मैं ना प्रॉब्लम्स के थ्रू भी कॉन्सेप्ट्स बताते चल रहा हूँ आपको, है ना। देखिए अब क्या है एक कॉन्सेप्ट आपका, वो देखो, आपको बोला जाता है कई बार कि पोजीशन ऑफ पॉइंट x1 y1 with respect to lines a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0। बेटा आपसे ऐसा बोला गया कि एक पॉइंट दिया हुआ है x1, y1 और उसका इन दोनों लाइन के रिस्पेक्ट में पोजीशन क्या होगा, मतलब इन दोनों लाइन के रिस्पेक्ट में वो पॉइंट किधर आ रहा है, सेम साइड आ रहा है, अपोजिट साइड आ रहा है, कैसा आ रहा है। देखो तो हमने ऐसा बोला, जैसे मान लीजिए बेटा मैंने बोला एक लाइन ये है, ठीक है, चलेगा। और इस लाइन में यदि मैं यहाँ पे बात करने के लिए जाऊँ तो अपन लोग क्या कहने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा कि अपन को क्या करना है। देखो जैसे है ना, ये रहा एक, ये मान लीजिए एक लाइन इक्वेशन फर्स्ट वाली है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया बेटा आपके लिए। मैंने बोला a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और इसको बोल देते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब जरा सुनो मेरी बात, अपन को यदि इस पॉइंट की पोजीशन पता करनी है x1 y1 की किधर आ रहा है। अब किधर आने का मतलब समझिएगा बेटा, यहाँ पे दो ही चीज़ होती है, या तो अपोजिट साइड या सेम साइड, अपोजिट और सेम। अब जरा ध्यान से समझना तरीका क्या है, ध्यान से समझना। मैंने फर्स्ट वाला जो इक्वेशन दिया हुआ है ना, उसमें जा करके इस पॉइंट x1 y1 को सेटिस्फाई करवाया। तरीका बता रहा हूँ सीधे, ध्यान से देखिएगा। तो हमने क्या किया, a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1, हमने फर्स्ट वाली लाइन की इक्वेशन ली और उसमें x1 y1 पॉइंट को सेटिस्फाई करवा दिया। अब इसको जब सेटिस्फाई करवाने जाओगे तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है, सुनो बेटा, ये तो इक्वेशन है ना 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x और y की जगह पे नंबर रख दिए। तो ओवरऑल आंसर या तो पॉजिटिव मिल सकता है या नेगेटिव मिल सकता है या 0 मिल सकता है ना। ध्यान से समझिएगा, 0 मिलने का मतलब जानते हो, या तो 0 होगा सर, या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, यही दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। चलिए तो मैंने पहली वाले में रखा तो या तो 0 मिला या पॉजिटिव मिला या नेगेटिव मिला। अगला वाला देखो सी, अब मैंने सेकेंड वाली लाइन में भी इस पॉइंट को सेटिस्फाई करवाया, सेकेंड वाली में सेटिस्फाई करवाइए। तो a2x2 a2x1 b2y1 प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। सेकेंड वाली इक्वेशन में भी मैंने x और y के प्लेस पे x1 y1 रख दिया। चलो रखा, अब मुझे इसने आंसर क्या दिया, हो सकता है ये 0 दे रहा हूँ, हो सकता है ये पॉजिटिव दे रहा हूँ, हो सकता है ये नेगेटिव दे रहा हूँ। अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात, इसके लिए भी 3 पॉसिबिलिटी थी, लेकिन अब जब हम दोनों को एक साथ देखने जाएंगे तो एक और पॉसिबिलिटी बढ़ती, वो क्या हो सकता है ना बेटा कि यहाँ पॉजिटिव हो और यहाँ नेगेटिव आ जाए, या फिर यहाँ नेगेटिव हो तो यहाँ पॉजिटिव आ जाए। तो ये 4-5 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। देखो ध्यान से, मैं अभी एक करके बताऊंगा ना, इस प्रॉब्लम में यूज़ करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, पहली वाली लाइन में उस पॉइंट को सेटिस्फाई करवाया, दूसरी में सेटिस्फाई करवाया। सेटिस्फाई करवाने पे या तो 0-0 आ रहा होगा दोनों पे, या इस पे पॉजिटिव तो इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव तो इस पे नेगेटिव, मतलब दोनों सेम साइन दे रहे हैं या दोनों अपोजिट साइन दे रहे हैं। तो देखो तरीका क्या है, ध्यान से समझ। यदि 0 है तो इसका मतलब होता है ऑन द लाइन, क्योंकि दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट पर है, अरे दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी। अच्छा, यदि दोनों में, इन दोनों में क्या मिला बेटा, ये दोनों केस देखा जाए तो सेम साइन वाले हैं, दोनों में पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, दोनों यदि सेम साइन के हैं, सेम साइन का मतलब आप समझ के रखिएगा मेरी तरफ से, सेम साइड। सेम साइन का मतलब होता है सेम साइड होना, मतलब दोनों लाइन के रिस्पेक्ट में जो पॉइंट है वो सेम साइड होगा, एक ही साइड होगा। कैसे है बताता हूँ। और देखो इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव, मतलब ये अपोजिट साइन है। अब आप अपोजिट साइन यदि इसको बोल रहे हो तो हम बोलते हैं अपोजिट साइन का मतलब होता है बेटा अपोजिट साइड। अब मैं मीनिंग समझा देता हूँ ना, तुम्हें ध्यान से समझ लो, कन्फ्यूजन नहीं है, ध्यान देना बेटा। सेम साइन का मतलब होता है एक साइड। एक साइड का मतलब क्या, जैसे मान ले मैं ये नहीं बोल पाऊंगा इसमें कि सर पॉइंट इधर लेफ्ट में होगा या राइट में, जैसे इसके बारे में इस लाइन के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो मैंने बोला ये पॉइंट इधर है पहली वाली केस में, है ना। सेकंड तो मैंने बोला लेफ्ट साइड, क्या इस लाइन के लेफ्ट में, हाँ इसके लेफ्ट में, क्या इस वाली लाइन के भी लेफ्ट में, हाँ इसके भी लेफ्ट में, तो दोनों के लेफ्ट में आ रहा है ना, तो उसको हम बोलते हैं सेम साइड, कि इसका भी लेफ्ट होना चाहिए इसका भी लेफ्ट होना चाहिए। तो मैंने बोला सेम साइड, तो ये फर्स्ट वाला केस हो रहा होगा यहाँ पे, जब हम सेम साइन के बारे में बात करें ना तब उस कंडीशन में क्या रहा होगा, सेम साइड। तो सेम साइड का मतलब हुआ या तो दोनों के रिस्पेक्ट में वो लेफ्ट हो जाए, या फिर ये भी हो सकता था
कि पॉइंट यहाँ होता, तो यहाँ होता तो क्या होता, देखो इस वाली लाइन के रिस्पेक्ट में राइट है इसका, इसके राइट में और इसके भी राइट में, तो दोनों के राइट में आ रहा है, तो सेम साइड का मतलब होता है कि या तो पॉइंट इधर होगा या पॉइंट इधर होगा, राइट बेटा। तो सेम साइन का मीनिंग मैंने समझा दिया कि पॉइंट कहाँ हो सकता है। दूसरा देखो, अपोजिट साइन का मतलब क्या है, एक का लेफ्ट तो दूसरे का राइट, जैसे वो पॉइंट आ जाएगा बीच में कहीं, ठीक। अब देखो कैसे समझना, यदि ये वाले पॉइंट की बात करूँ फर्स्ट वाले लाइन के रिस्पेक्ट में, तो इसके राइट में है ना, इसके राइट साइड, और इस लाइन के रिस्पेक्ट में वो उसके लेफ्ट में है, तो इसके राइट में इसके लेफ्ट में मतलब अपोजिट साइड, अपोजिट साइड मतलब उसके बीच में घुस गया, तो इसके बीच में आ जाता है पॉइंट कौन सा वाला, ये अपोजिट साइन वाला। तो अपोजिट साइन का मतलब होता है लेफ्ट राइट दोनों का अलग अलग, तो ये ऐसा पॉइंट है, समझ में। तो इस तरीके से यदि कभी भी किसी पॉइंट की पोजीशन निकालनी हो ना, किसी भी पॉइंट की पोजीशन निकालनी हो तो हम इसके रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ समझ में, ठीक है। तो देखो ये मेरा एक फंडा हो गया तुम्हारा कि एक पॉइंट की पोजीशन कैसे निकाली जा सकती है दो लाइन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ठीक है। और इसी में एक लाइन के रिस्पेक्ट में दो पॉइंट भी हो सकते हैं, कैसे देखो मैं सिर्फ बना करके बता देता हूँ बेटा, केस आप नोट कर लीजिएगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे बोला पोजीशन ऑफ पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 with respect to line ax plus by plus c equal to 0। अब ax plus by plus c equal to 0 एक लाइन दिया हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में दो पॉइंट्स हैं, आपको पता करना है भैया किधर है। तो देखो ध्यान से, ये लाइन है ax plus by plus c equal to 0। देखो कुछ नहीं है, सेम चीज़ करेंगे। पहला वाला पॉइंट है ना x1 y1, मान लीजिए इधर है, एक पॉइंट है a x1 y1 और दूसरा है b x2 y2। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना, फिर से आपको पोजीशन निकालनी है, तो आप दोनों को सेटिस्फाई करो। अब दिक्कत क्या है, एक पॉइंट है मतलब दो पॉइंट है और एक लाइन है, तो पहले वाले पॉइंट को सेटिस्फाई करवाया, इसमें क्या बनेगा बेटा a x1 प्लस b y1 प्लस c। तो मैंने उसको लिखा ऐसा, a x1 पहले में सेटिस्फाई करवाया प्लस b y1 प्लस c, मैंने सेटिस्फाई करवा दिया। चलो जैसे ही सेटिस्फाई करवाऊंगा फिर से पॉसिबिलिटी निकलेगी, या तो जीरो देगा या पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा या पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे लिख लिया मैंने। चलो दूसरा वाला पॉइंट, सेकंड वाला पॉइंट है, उसको भी इसी लाइन में सेटिस्फाई करवाओ। तो अब कंडीशन क्या बन रही होगी, a x2 b y2 और c2 नहीं c ही रहेगा, वो तो सेम है। अब देखिए ये इक्वेशन बना, अब ये दूसरी वाली लाइन में हमने उस पॉइंट को सेटिस्फाई करवाया, उसने भी जीरो पॉजिटिव नेगेटिव और ये दिया होगा, ठीक है। अब सुनो फिर से बात हो गई ख़त्म। क्या है, यदि दोनों जीरो दे रहे हैं इसका मतलब पॉइंट लाइन के ऊपर है दोनों, यदि ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव मतलब दोनों सेम साइन दे रहे हैं। सेम साइन का मतलब भैया पॉइंट जो है वो सेम साइड है। सेम साइड का मीनिंग क्या होगा, फर्स्ट वाला कंडीशन, इसको मैं फर्स्ट केस बना देता हूँ और इसको सेकंड केस, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग क्या हो रहा होगा मालूम है, जरा सोचो। फर्स्ट केस में क्या हो रहा होगा कि जो पॉइंट ए है यदि वो इधर है तो बी भी इधर ही होगा, मतलब इस लाइन के रिस्पेक्ट में ए लेफ्ट में था तो बी भी लेफ्ट में होगा, ताकि सेम साइड है। या फिर ये भी हो सकता था कि ए इधर है तो बी भी इधर है, समझे मेरी बात, कि इसके राइट में है यदि तो दूसरे वाले के भी राइट में होना चाहिए। तो या तो ये वाला केस हो सकता है या ये हो सकता है। और ये जो अपोजिट साइन वाला केस है ना, सेकेंड वाला, अपोजिट में क्या हो रहा होगा कि यदि ए पॉइंट इधर है तो बी वाला पॉइंट उसके उधर होगा, मतलब ए लेफ्ट में है तो बी राइट में। तो सिर्फ है ना, देखो इस मेथड के थ्रू हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि सेम साइड होगा कि अपोजिट साइड। हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि सर लेफ्ट में ही है या राइट में। यदि लेफ्ट राइट पता करना है तो फिर बाकायदा कोऑर्डिनेट्स वगैरह देख करके आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि मतलब किस तरीके से पता करें कि बेटा कौन सा कोऑर्डिनेट है, कहाँ पे आएगा, चलेगा, ठीक है। इसे नोट कीजिए। मैं एक और फॉर्मूला लगे हाँ तो बता ही देता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, कभी भी आपको निकालना हो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस यदि आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, देखो छोटा सा लॉजिक है, सिर्फ समझा देता हूँ, करूँगा नहीं। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि ये मेरे लिए कोऑर्डिनेट एक्सेस है एक्स वाई। बेटा मैंने इसको पॉइंट ले लिया ओरिजिन, ये मेरा ओरिजिन पॉइंट है ओ। अब मैंने क्या बोला, इसके लिए हमने क्या बोला, दो पैरेलल लाइंस बनानी है यार। एक पैरेलल लाइन ये बनाई, दूसरी पैरेलल लाइन ये बनाई। अपन ने दो पैरेलल लाइंस बनाई, आपको दोनों पैरेलल लाइन की इक्वेशंस दी हुई हैं, तो ध्यान से समझिएगा मेरी बात। पहली लाइन का इक्वेशन क्या होगा सर, ax प्लस बी वाई प्लस c1 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट का है। बताओ पैरेलल लाइन की इक्वेशन की खासियत क्या है, x और y सेम होता है। तो दूसरी वाली लाइन का इक्वेशन जो होगा ना वो भी क्या होगा, ax प्लस बी वाई प्लस c2 इक्वल टू 0 हो गया।
चलो, यदि मान लीजिए मैंने इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लिया, अब मेरे को बोला था यार इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल, तो मैंने काम किया क्या, देखो ओरिजिन है ना, ओरिजिन मान लीजिए बेटा अभी मेरे लिए कि C1 और C2 कैसे टर्म्स हैं, पॉजिटिव, मतलब जो कांस्टेंट है वो पॉजिटिव है। अब जरा सोचो, यदि मैं ओरिजिन को पहली वाली लाइन में सेटिस्फाई करवाऊँ तो ये x वाला 0 हो जाएगा, y वाला 0, तो बचेगा सिर्फ प्लस C1 और C1 मैंने पॉजिटिव बोला, मतलब पहली वाली लाइन ने पॉजिटिव आंसर दिया, राइट। दूसरा देखो, इसी ओरिजिन को सेटिस्फाई करवाओ, इसमें तो ये भी 0 और ये पॉजिटिव C2 मिलेगा, तो दोनों लाइन मुझे पॉजिटिव दे रही है। इसका मतलब है ओरिजिन को सेटिस्फाई करवाने पे दोनों लाइन पॉजिटिव दे रही है, मतलब ओरिजिन दोनों लाइन के सेम साइड है। सेम साइड मतलब एक ही तरफ, या तो लेफ्ट या राइट। तो मैंने बोला देख इसके लेफ्ट में इधर है तो ये भी इसके लेफ्ट में ही होगा ना पक्का। चलो, तो अब क्या करना है बताऊँ, सीधा सा फंडा, क्या मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, अब सीधे फॉर्मूला लिखूँगा। क्या, ओरिजिन से एक बार बेटा आप इस फर्स्ट वाली लाइन पे परपेंडिकुलर निकाल लो, एक बार सेकेंड वाली पे, और दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। जैसे ओरिजिन है ना, तो ओरिजिन से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो मैंने बोला OM, और इसी से एक परपेंडिकुलर ये इस पर है तो वो ON है। तो मुझे बताओ क्या OM माइनस ON कर देंगे तो ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा, है ना। और कैसे निकालोगे डिस्टेंस फार्मूला, कौन सा वाला, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बस उससे आपका आंसर आ जाने वाला है। ठीक है, बट मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ। मैंने बोला कि मान लीजिए इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उसको मैं d बोलता हूँ, तो बेटा आप d का डायरेक्ट फॉर्मूला रटिए, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए। देखिए ध्यान से, दोनों लाइन को पैरेलल लाइन की इक्वेशन में बदल लेना, कैसे, x और y वाला टर्म सेम करके, तो ये जैसा है वही ये भी है, तब हम क्या बोलते हैं, दोनों के कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस, तो C1 माइनस C2, ठीक है, C1 माइनस C2 अपॉन में क्या आएगा बेटा, अंडर रूट x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट को स्क्वायर करके ऐड करना, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये जो आ रहा है ना बेटा, ये मुझे क्या मिल रहा होगा, ये मॉड लगा दीजिए, तो ये डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस है। तो दो पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला निकल के आया बेटा, C1 माइनस C2 होल अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। ये मेरा आंसर है। क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए अब इसे नोट कीजिए। अब इस वाले प्रॉब्लम को एक सेकंड के लिए अटैम्प्ट लगा लीजिए, तो मैं अब आपको रब करता हूँ और सॉल्व करवा देता हूँ नेक्स्ट वन। देखिए क्या बोला इसने, अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन O meets the parallel lines 4x plus 2y equal to 9 and 2x plus y plus 6 equal to 0 at points P and Q respectively, ठीक है। Then the point O divides the segment PQ in the ratio। अब देखो ध्यान से, आपको दोनों पैरेलल लाइन की इक्वेशंस दी है, पहले उसे बनाओ। मैंने फर्स्ट लाइन की इक्वेशन लिखा 2x प्लस y, बेटा एक बार ध्यान रखिएगा, चलो प्लस 6 इक्वल टू 0, और इधर बना लीजिए आप दूसरा वाला, वो क्या है हमारा 4x प्लस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0, चलेगा ना बेटा। अब मुझे बताओ क्या ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, हाँ सर है। क्यों पैरेलल है, जरा देखो, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 2x प्लस वाई माइनस 9/2 इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो 2x प्लस वाई दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अपन को अभी शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं लगाना है, हमें क्या करना है ध्यान से देखना। आपसे बोला था कि ओरिजिन से एक लाइन पास हो रही है बेटा, ओरिजिन से एक पास हो रही है जो इन दोनों को सेगमेंट को इंटरसेक्ट करती है, एक को P पे और एक को Q पे। अब सबसे पहली चीज़ क्या पता करनी पड़ेगी, पता है यार ओरिजिन मेरा है कहाँ, मतलब ओरिजिन इधर है या इधर है, कहीं भी हो सकता है ना। तो ओरिजिन को कैसे पता करें बेटा, उसकी पोजीशन पता करके। कैसे निकलेगा, सेटिस्फाई करो, अभी देखा था। तो ओरिजिन O है तो O के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0,0। मैंने 0,0 पहले वाले में रखा, पहले वाले में रखेंगे तो आपको 0 + 6 मिला, मतलब वैल्यू कैसे मिली, पॉजिटिव +6। अच्छा, दूसरे वाले में 0 सेटिस्फाई किया तो ओरिजिन तो ये 0 हो गया, तो 0 + 0 - 9, मतलब इसने नेगेटिव दिया बेटा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसका मतलब अपोजिट साइड। तो देख वो अपोजिट साइड तभी पॉसिबल होगा जब ये पॉइंट ओरिजिन मेरा यहाँ कहीं हो। आया समझ, क्यों बेटा, देखो ये देखो, इसके यदि मैं बोलता हूँ कि इस लाइन के बिलो है तो इसके अबव है, तो दोनों अपोजिट हुआ ना, चलेगा। तो चलो, तो ओरिजिन मेरा यहाँ पे आया। अब बात आई, उसने क्या पूछा था, ओरिजिन से एक लाइन जा रही है, तो ओरिजिन से मैंने एक लाइन को पास करवा दिया, ये रहा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ऐसी जाए, ऐसी भी जा रही हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, ये जो ओरिजिन से पास हुआ ना लाइन, इसने क्या बोला था कि जो 4x + 2y = 9 है उसको P पॉइंट पे कट किया, तो ये वाला पॉइंट मेरे लिए P है
और ये वाला Q, दूसरे वाले को Q पॉइंट पे कट किया। अब उसने बोला था कि ओरिजिन इस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है ये बताओ, मतलब OP अपॉन OQ की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो आपको जो फाइंड करना है ना बेटा, एक्चुअल में आपको ये बताना है कि ये जो PQ को ओरिजिन किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, मतलब OP अपॉन OQ निकालना है, चलेगा। अब OP अपॉन OQ निकालना है तो ज़रा बताओ क्या करें। OP कैसे निकलेगा सर बताओ? अरे इजी है, देखो डिस्टेंस फार्मूला, इससे आप इस पे परपेंडिकुलर लेंथ का फॉर्मूला निकाल दीजिए, AX1 + BY1 + C अपॉन करके, है ना। तो ज़रा देखो ओरिजिन सेटिस्फाई करवाएंगे तो ये 0 + 0 - 9 अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा बेटा बताओ, 4 का स्क्वायर, है ना। तो 4 का स्क्वायर कितना आ रहा होगा, 16 + 2 का स्क्वायर जो आ रहा होगा वो आएगा आपके पास 9 4, ठीक है। तो ये कितना आ गया बेटा, ये वैल्यू आई 9/√20, ठीक। दूसरा देखो OQ निकाला जाए, OQ मतलब O से Q, इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक। तो इस पर सेटिस्फाई करवाएंगे तो AX1 + BY1 + C ओरिजिन से रख रहे हो तो 0 + 0 + 6 अपॉन में आ रहा होगा बेटा अंडर√2 का स्क्वायर मतलब 4 + 1 का स्क्वायर 5। तो एक्चुअल में ये चीज़ आई 6/√5। अब अपन को क्या निकालना था, इनका रेशो निकालना था ना, OP अपॉन AQ। बेटा OP की वैल्यू कितनी आई है, 9/√20 अपॉन में आया 6/√5, ठीक। अब देखो इसको ऐसा लिख लें, 9/√20, √20 को लिख सकता हूँ 2√5, ये √5 ऊपर चला जाएगा, नीचे मिलेगा 6, √5 क्या 3 से ये 2 टाइम्स आ रहा होगा और ये 3 से 3 टाइम्स, मतलब 3/4। तो 3/4 में डिवाइड करने वाला पॉइंट है मेरा, तो उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, आंसर मेरा क्या निकल के आया, B, 3/4। तो देखा बेटा, यहाँ पे जैसे ओरिजिन था तो मुझे ओरिजिन को चेक करना पड़ गया कि कहाँ पे है पॉइंट, तो उस तरीके से जा करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो देखो बेटा एक चीज़, प्रॉब्लम्स अकेले हैं लेकिन अच्छे खासे कॉन्सेप्ट के साथ है, मतलब उनके साथ कॉन्सेप्ट को सीखते चलो कि क्या क्या लॉजिक्स हो सकते हैं, क्या क्या लगाना है, और रटना नहीं है, बस दिमाग में फिट करते चलना है, ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो मैं सोच सकूँ कि सर ऐसा नहीं तो वैसा करके देखते हैं, वैसा नहीं तो वैसा करके देखते हैं। तो वो तभी आएगा जब आपके पास कॉन्सेप्ट्स होंगे, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम आपका वेट कर रहा है। देखिए बेटा, अब इस वाले प्रॉब्लम में क्या दिया है, लाइन L हैज़ इंटरसेप्ट्स A and B ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। बेटा एक लाइन दिया हुआ है कैपिटल L, मतलब कैपिटल L से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका A और B कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इंटरसेप्ट्स दिया हुआ है, ठीक है। देखिए बनाते चलिए, ये लिया मैंने X एक्सिस एंड Y एक्सिस। बेटा यहाँ पर एक लाइन है, ये इस तरीके से मैंने बना ली लाइन, ये ठीक है। इसका इंटरसेप्ट आपको दे के रखा था इनिशियली A है और ये B है, ठीक। तो देखो एक चीज़ बताऊँ, मैं तुम्हें बोला था पहले भी जब मैं इंटरसेप्ट फॉर्म बताया था, और अभी भी बोलता हूँ कि कभी भी प्रॉब्लम में इंटरसेप्ट से रिलेट करें कि इंटरसेप्ट ऑन X एक्सिस Y एक्सिस दिया हुआ है इनडायरेक्ट वे में, सीधे इंटरसेप्ट फॉर्म से उस लाइन की इक्वेशन लिख डालो। तो सबसे पहला काम मैंने किया, यार इस लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं। A और B यदि इंटरसेप्ट पता है तो मैं लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूँ सर, x/a + y/b -1 = 0। चलेगा ना बेटा, x/a + y/b = 1, तो मैंने -1 = 0 कर दिया, क्यों किया समझ में आ जाएगा, चलेगा। चलो पहला कंडीशन मैंने बनाया, हो गया। अगला क्या, व्हेन द एक्सेस आर रोटेटेड थ्रू अ गिवन एंगल, मतलब एक्सेस को रोटेट कर दिया, एक्सेस को रोटेट किया, मतलब समझ रहे हो कि यदि ये एक्सेस ऐसा था ना XY, इस तरीके से पैटर्न है, तो इसको मैंने एक एंगल से ऐसा घुमा दिया। तो अब यदि मैं घुमाने जाऊंगा तो बेटा अब ये शायद मेरा ये नया x' हो गया होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये नया y', राइट, चलेगा। और यदि आप इस तरीके से उसको घुमाने के लिए जाओगे तो आपको पता है कि इनके इंटरसेप्ट्स भी बदल जाएंगे लाइन के, है ना। चलो होने दो, लेकिन उसने बोला था ओरिजिन को कांस्टेंट रखना है, मतलब ओरिजिन मेरा वहीं पर है, ओरिजिन को आपने चेंज नहीं किया, सिर्फ एक्सेस को रोटेट किया है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, नई सिचुएशन में, है ना, इन न्यू पोजीशन, आप मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन बता सकते हैं क्या? इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा सर, बताइए। क्या बोला था उसने, जब उसने इस तरीके से रोटेट किया ना, तो उस समय उस लाइन का इंटरसेप्ट P और Q बन गया। तो इंटरसेप्ट फॉर्म है, तो मैं सीधे लिख देता हूँ x/a + y/b, b के इधर P है इधर Q है, -1 = 0। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई, चलेगा। अब सुनो ध्यान से समझना, क्या सुनो, आप प्रैक्टिकली देखो ना यार, ये लाइन ऐसी थी यहाँ पे, अब यदि रोटेट हो रही है तो यहाँ से ऐसी चली जाएगी, और क्या। तो मुझे बताओ इस टाइम पर यदि मैं ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा इस पर OM,
राइट बेटा, वो परपेंडिकुलर और अब दूसरी पोजीशन में जो लाइन बनेगी उस पर जो परपेंडिकुलर आएगा ON, दोनों सेम ही तो होगा। समझे मेरी बात? अरे ये लाइन ऐसी थी और ये घूम करके ऐसी हो गई, तो ओरिजिन भी वही है, लाइन ऐसी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बदलेगा, है ना। तो बस आपको दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वेट करना है। तो हमको क्या करना था, देखो OM इक्वल टू ON, ठीक है। OM कौन सा था? इस वाली लाइन के साथ परपेंडिकुलर, मैंने बनाया नहीं बेटा उसे ना, समझ लीजिएगा। इसके साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका? ओरिजिन का। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स बोलो 0,0। कैसे सेटिस्फाई करवाते थे? ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a² प्लस b²। तो ax1 मतलब x के प्लेस पे रखोगे तो 0, प्लस y के प्लेस पे 0, -1 अपॉन में क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर और y के। x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है? 1/a, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/a²। y का आ रहा है तो 1/b²। आ गया? इसका मॉड वैल्यू ले लिया, ये मैग्नीट्यूड निकला। दूसरा देखिए ON, तो ओरिजिन से दूसरे वाली लाइन पर, इस वाली लाइन पर परपेंडिकुलर, फिर से ड्रॉ करो, सेटिस्फाई करवाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, +0 -1 अपॉन में आएगा अंडर रूट इसका कोफिशिएंट, तो बेटा 1/p² प्लस 1/q², ये मॉड हो गया। चलेगा बेटा? मॉड है तो ये -1 तो +1 हो जाएगा, ये भी +1 हो जाएगा, मॉड्स का हटा। इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो, इसको इधर, या रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो ये ऊपर हो जाएगा तो बनेगा अंडर रूट 1/a² प्लस 1/b², ये जाएगा तो 1/p² प्लस 1/q²। और अब क्या बचा? रूट है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दे तो बेटा कंडीशन निकल के आई 1/a² प्लस 1/b² इक्वल टू 1/p² प्लस 1/q²। और ये जो कंडीशन निकल के आई ना बेटा, ये मेरे पास आंसर आया। ठीक, अब ऑप्शन मैच कर लीजिए कि ऐसा कोई कंडीशन मैच करता है, बी वाला। चलेगा? तो आंसर आपका बी है। क्लियर है? नोट कीजिए, नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए बेटा, अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है ना। इसी पैटर्न का एक और प्रॉब्लम आपको करके बताता हूँ, दोनों चीज़ें है ना, दोनों एग्जाम्स में आते हैं, है ना। कैसे करना होता है ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का फंडा है, मैं ये मान के चलूँगा कि आपको आता है, मैं आपको समझा दूंगा, बट यहीं कहीं ना। अभी अपन ने पढ़ा नहीं था, बट बेटा मैं पढ़ाऊँगा भी नहीं शायद तक, अभी सिर्फ इक्वेशंस को यूज़ करेंगे हम जहाँ तक भी लगेगा। एक्चुअल में बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा बेटा फिर, यदि वो सब चीज़ों पे चले जाएंगे, छोटी छोटी चीज़ों पे, है ना। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको आता है, ध्यान से देखिएगा, समझा देते हैं, आप कन्फ्यूज मत होइए। क्या बोला है? लेट द एल्जेब्रिक सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स 2,0, 0,2 एंड 1,1 टू अ वेरिएबल स्ट्रेट लाइन बी 0। ठीक है, अब देखिए ऐसा मतलब है कि एक वेरिएबल स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है बेटा, ये वेरिएबल स्ट्रेट लाइन कौन सा है मुझे नहीं मालूम, इक्वेशन ही नहीं दिया है, तो हम क्या मान के चलें स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हमने मान लिया बेटा इस लाइन को, वेरिएबल को ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 आप सपोज करिए। ठीक है, मान लिया। अच्छा, इसने क्या बोला है कि 2,0 से, तो एक पॉइंट हमने लिया a, ये है 2,0, दूसरा पॉइंट लिया b, ये है 0,2, तीसरा पॉइंट लिया c, ये है 1,1। उसने आपसे क्या बोला कि इससे हमने इन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगाया, तो इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो बेटा, तो ये P1 होगा। इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये मान लीजिए ये P2 है, और इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये P3 है। और उसने क्या बोला है कि इन तीनों का एल्जेब्रिक सम 0 है। तो हमने क्या किया, P1 प्लस P2 प्लस P3 जो कंडीशन है ना, तो हमने तीनों परपेंडिकुलर लेंथ का सम किया और उसको इक्वल टू 0 कर दिया, क्योंकि उसने बोला है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वेरिएबल लाइन इक्वल टू 0। अब सुनिए, मैंने लिख तो दिया, अब सुनो, आपसे पूछा क्या है आगे, देन द लाइन पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट। बेटा लाइन जो है वो एक फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मतलब किस फिक्स पॉइंट से वो पास हो रहा है, जिस फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है ना उसके कोऑर्डिनेट निकालना है। फंडा देखो बहुत क्लियर है, क्या करना होता है ऐसे में, आपको लाइन दिया हुआ है, कंडीशन जो दी, कंडीशन अप्लाई कीजिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना बेटा, बोलिए 2,0 से परपेंडिकुलर निकालेंगे, क्या निकलेगा, सेटिस्फाई करवाएंगे ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a² प्लस b²। तो ये तो हो जाएगा 2a, प्लस 0 रखने जाओगे तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा प्लस c, और अपॉन में आ रहा होगा अंडर रूट a² प्लस b²। ठीक है, चलो ये फर्स्ट पार्ट आया, प्लस सेकेंड वाले में 0,2 से ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो प्लस 2b प्लस c अपॉन में अंडर रूट a² प्लस b²। प्लस P3 की बात करने जाएं तो 1,1 से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c अपॉन अंडर रूट a² प्लस b², उस पूरे का सम 0। क्लियर है?
अब देखिए डिनोमिनेटर तो सेम है, उधर 0 भी है तो ख़त्म ही हो जाना है उसका। तो यहाँ से सिंपल कंडीशन निकल के आया 2a + c प्लस 2b + c प्लस a + b + c = 0। अब क्या क्या करो, इससे एक कंडीशन बना लो, सॉल्व कीजिए। तो 2a + a 3a, 2b + b 3b और c + c तो 3c आया = 0। 3 से डिवाइड करने का भाई a + b + c = 0। देख अब देख ये कंडीशन मेरे पास आ गई। अब ये कंडीशन इसने मेरे को क्या दिया, इनडायरेक्ट वे में दिया था कि परपेंडिकुलर निकालो, उनका सम निकालो, तो निकल के आया। अब ये जो कंडीशन आया ना, उससे हमेशा क्या करना मालूम है, यहाँ पे जो कांस्टेंट वाला टर्म दिख रहा है ना c वाला, उसको हटाना है, एलिमिनेट करना है। तो अपन यहाँ से c की वैल्यू निकालिए। c = क्या निकलेगा, -a - b, और इससे उठा करके इस लाइन की इक्वेशन में रख दो। ठीक है, रखिए। तो क्या बनेगा बताना, ax + by - a - b = 0 आ गया। अब सुनो a एक साथ, तो इन दोनों a को एक साथ लिखेंगे तो a और मिलेगा x - 1 प्लस b और यहाँ से y - 1 = 0। और बेटा ये क्या है मालूम है, ax + by = 0 का शिफ्टेड फॉर्म याद है। शिफ्टेड में हम क्या लिखते हैं, ओरिजिन में h, k पर यदि शिफ्ट करते हो ओरिजिन को 0, से, तो x - h y - k लिखते हो, तो वो h, k से पास हो रहा होता है ना। तो हम यही चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं बेटा कि अपना ये जो फॉर्मेट जैसे ही बन गया ना ax - 1, तो आप बस ये किया कीजिए कि x के साथ जो भी है ना उसको = 0 रख दीजिए ओरिजिन के हिसाब से। तो हमने क्या लिखा, x - 1 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, और इस वाले को भी 0 कर दिया किया, तो y - 1 को 0 किया तो y = भी 1, तो x = 1 y = 1। तो पॉइंट क्या निकल के आया 1,1, मतलब वो जो फिक्स्ड पॉइंट है ना, फिक्स्ड पॉइंट वो क्या आ रहा है 1,1, जहाँ से वो पास हो रहा हो। फिक्स्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वाला केस है, तो शिफ्ट हुआ है ना, तो h, k पे वो फिक्स हो गया कि वहाँ से ही जाएगा, तो 1,1 से ये पास हो रहा होगा। तो इस तरीके से जाकर के बेटा ऐसे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, कि मतलब कभी कंडीशन दिया है तो वहाँ से कांस्टेंट की जो टर्म होता है ना c वाला, जो x और y से इंडिपेंडेंट है, उसको एलिमिनेट करने का और निकाल के लाने का। चलेगा ना बेटा, चलिए, है ना। अब पॉज लेते हैं, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा मैं आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं करता हूँ, मैं अभी मतलब ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ आपको क्वेश्चंस करवा दूँ जितने और कॉन्सेप्ट्स में ना। इसलिए हो सकता है कुछ लोगों को लगता होगा सर बोरिंग है, मतलब यार ऐसा कोई बोरिंग वाला नहीं है, बट तुम्हारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहता हूँ कि जितना टाइम मिल रहा है उतने में सिर्फ मैं आपको आपके काम की चीज़ें दूँ, बकवास ना करूँ। ठीक है, चले नोट कीजिए। देखिए अब इसमें क्या दिया हुआ है, इफ़ a b c are in AP then the straight line ax + by + c = 0 will always pass through a fixed point whose coordinates are सेम प्रॉब्लम है ना, और दोनों आया हुआ है। ठीक, और इसके अलावा भी आए हुए होंगे। ठीक है, अब देखिए क्या कंडीशन है, कुछ भी नहीं सोचना नहीं, वेरिएबल इक्वेशन दिया है, सेम प्रॉब्लम था, ax + by + c = 0 किया, मैंने बोला ABC आर इन AP यार, कंडीशन इस तरीके से दिया उसने नालायक में। अब ABC को यदि तुम AP में बोलते हो तो याद करो क्या कंडीशन होता है भाई, 2B = A + C, तो मैंने लिखा 2B = A + C, याद है ना। इसको डबल कर दीजिए, इन दोनों के सम के इक्वल, या फिर दोनों का कॉमन डिफरेंस इक्वेट कर लीजिए। तो बेटा यहाँ से ये कंडीशन निकल के आई, लेकिन आपका टारगेट क्या है, किसको रिप्लेस करना चाहिए, C वाले टर्म को जो x y पे नहीं है। तो यहाँ से C की वैल्यू निकालेंगे तो आप क्या निकलेगा 2B - A, और इस C को उठा के इसमें रख दो, रखो। तो ax + by और c के प्लेस पे लिखा मैंने 2b - a = 0। अब बेटा a वाले साथ में देखिए, तो a कॉमन आया तो x - 1, और यहाँ से दोनों में से b कॉमन लेंगे तो y + 2 = 0 हो गया। अब शिफ्टेड पॉइंट कौन दे रहा होगा, एक ही और एक ये कोऑर्डिनेट, तो x - 1 को 0 किया तो x = 1, और यहाँ से y + 2 को 0 किया तो y = -2, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। तो पॉइंट क्या आ गया, फिक्स पॉइंट 1, -2। तो आपका इस कंडीशन में जो आंसर है ना, वो मेरा फिक्स पॉइंट कौन सा आया 1, -2, ये आंसर। क्लियर है, सेम है ना, आते रहते हैं। अब करिएगा बेटा आप लोग, है ना, जो भी एग्जाम में आएगा। ठीक है, नोट कीजिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए बेटा अब एक प्रॉब्लम ये है, बहुत सिंपल तरीके से आपको सिर्फ सॉल्व करके बताएंगे कि आपको यदि एग्जाम में ऐसा आ जाए तो आप कैसे करिए, है ना। All points lying inside the triangle formed by the points this and this, ठीक है, चलेगा, सेटिस्फाई। अब ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है। आप सोच के देखिए कि ऐसे वाले प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व किया जाए। ठीक है बेटा, देखिएगा इसमें क्या बोला उसने, ध्यान से देखिएगा कि जो
ट्राइंगल है, उनके तीनों वर्टेक्स दिए, मतलब इन तीनों पॉइंट से मिलकर के हमने ट्राइंगल बनाया, और इसके अंदर कोई एक पॉइंट होगा, इसके इंटीरियर वाले सारे पॉइंट्स के बारे में लो, सारे पॉइंट्स को मान लीजिए वो एक्स और वाई के टर्म्स में है, तो ये बोल रहा है कि इसके अंदर के जो सारे पॉइंट्स हैं इंटीरियर वाले, वो इनको सेटिस्फाई करेंगे, तो वो कौन सी इक्वेशन होगी यहाँ से। तो सीधा सा कुछ नहीं करना है बेटा, अपने पास ज़्यादा मत सोचिए, सिंपल जो ये इक्वेशंस आई है ना, इनको सिर्फ इस पॉइंट को सेटिस्फाई करवा लो, यदि तीनों को सेटिस्फाई करेगा तभी वैलिड होगा। ट्राइंगल है ना, इन्हीं से मिल करके बना है इन तीनों से, तो हम क्या करेंगे कि इन तीनों पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करवाइए, जैसे पहले वाले में सेटिस्फाई करवाया। देखो 1,3 को रखेंगे तो x के प्लेस पे तो बेटा 1 और y के प्लेस पे 3, कितना आया ज़रा बताओ, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 3 + 6 9, 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है क्या? हाँ होता है। तो भैया पहला वाला पॉइंट सेटिस्फाई किया। दूसरा देखिए 5,0, 5,0 रखेंगे तो 3, x के प्लेस पे 5, y के प्लेस पे 0, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है क्या? 15, और ये तो 0 ही हो गया, 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ ये भी होता है, तो इसने भी सेटिस्फाई किया। तीसरे वाले पॉइंट के रखने जाए तो -1,2, -1 रखिए तो ये बन जाएगा -3, और 2 रखेंगे तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी होता है, मतलब तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। यदि तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है ना, ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, समझ रहे हैं मेरे को? यदि ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है तो मैं क्या बोलूँगा बताओ? यदि तीनों फुलफिल हो रही है मतलब वो मेरा आंसर है, तो इसका मतलब है कि मेरा एक आंसर यहाँ पे कौन है? ए। और ये वाला प्रॉब्लम बेटा मल्टीपल चॉइस का है, मल्टीपल चॉइस का है, तो आपको सारे पॉइंट्स चेक करने पड़ेंगे। अच्छा एक दूसरा तरीका और होता है कि हम x, y लेकर के फिर कॉन्सेप्ट्स लगा करके फिर वो वेवी कर्व वगैरह सॉल्व करना पड़ता है, इक्वेशन वगैरह तो आ जाता, बट उतना लेंदी क्यों जाए, ऑब्जेक्टिव है ना, तो शॉर्ट में निपटाओ इससे, ठीक है। अगला देखिए 1,3 रखते हैं, अब डायरेक्ट रखें। देखिए 1,3 यहाँ रखिए तो ये हो जाएगा 2 + 3 5, 5 - 13 नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव नंबर 0 से बड़ा नहीं होता, तो यही सेटिस्फाई नहीं है, एक ही ने नहीं किया तो ये तो रिजेक्ट ही हो गया पूरा। अच्छा अब 1,3 को इसमें रखो तो ये 2, और ये हो जाएगा -9, और ये -12 नेगेटिव आ रहा है, और वो 0 से छोटा, हाँ नेगेटिव 0 से छोटा होता है, तो पहला तो सेटिस्फाई किया। 5,0 रखो, इसको 5 रखोगे 10, और ये 0 हो जाएगा, 10 - 12 मतलब -2, वो भी सेटिस्फाई हो रहा है। और -1 रखेंगे तो -2, और 2 रखेंगे ना तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो तीनों सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये भी एक आंसर है, मतलब सी भी ऑप्शन है। और डी वाले में रखिए तो नहीं आ रहा होगा, ठीक है, तो आप चेक कर लीजिएगा, तो आपका आंसर ए और सी है। तो यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सिंपल आप इसको सिर्फ सेटिस्फाई करवा के निकाल दो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। यदि आप इसी में यदि नॉर्मल बैच में रहते हैं, यदि नॉर्मल तरीके से हम लोग पढ़ रहे होते हैं ना बेटा, तो मैं बकायदा पूरा कंडीशन तुम्हें ला करके देता, इक्वेशंस बना करके देता, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, देखिए बेटा अब 2 सिंपल क्वेश्चन हैं, एग्ज़ाम में आए हुए हैं इसलिए मैं करवा रहा हूँ, आपको ध्यान से देखिएगा। पहले वाले में क्या है, आपसे बोला द लाइन्स p × p² + 1x - y + q = 0 एंड p² + 1 का होल स्क्वायर × x + p² + 1y + 2q = 0 आर परपेंडिकुलर टू अ कॉमन लाइन फॉर। तो आपको ये बताना है कि यदि ये दोनों लाइन एक कॉमन लाइन के परपेंडिकुलर हैं, तो मीनिंग ज़रा समझना ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमको लगता है कि ये परपेंडिकुलर वाली कुछ कंडीशंस लग रही होगी, नहीं। उसने क्या बोला है कि एक कॉमन लाइन है और इसके परपेंडिकुलर हैं दोनों, तो बेटा इसके परपेंडिकुलर यदि मान लीजिए फर्स्ट लाइन ये है तो सेकंड वाली लाइन आपकी ये भी हो सकती है। तो ये दोनों यदि परपेंडिकुलर हैं इस लाइन के, कॉमन लाइन के, इसका मतलब ये दोनों लाइन आपस में कैसे हैं? पैरेलल। मतलब कंडीशन क्या लगानी है भैया कि इन दोनों लाइन, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो रहे होंगे। तो कैसे होंगे बेटा बताइए? मेरा एक कंडीशन होता है कि दो लाइंस पैरेलल कब होते हैं? जब उनके स्लोप इक्वल होता है। तो या तो इन दोनों के स्लोप निकालिए, या फिर एक सिंपल सा बच्चों वाला 10th वाला कंडीशन याद है आपको? देखें, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 पैरेलल कब होती थी? जब a1/a2 = b1/b2 होता था और नॉट इक्वल टू c1/c2। याद है? मतलब x वाले और y वालों का रेशो कैसा आता था? सेम। तो बस कर डालो, इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं, कर दें चलेगा ना? अच्छा देखो, एक काम करें, आप कन्फ्यूज ही मत होइए। तो देखो मैं इसको लिखता हूँ, ये वाला इसका क्या आ रहा है? p × p² + 1 अपॉन में क्या आएगा इसका? तो हमने लिखा p² + 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? y का कोफिशिएंट यहाँ से -1 और यहाँ से y का कोफिशिएंट है बेटा p² + 1। तो देखिए एक स्क्वायर से ये तो गया, ठीक, इसको इधर ले आइए तो बनेगा p × p² + 1 इक्वल टू ये इधर जाएगा तो -p² + 1, इसको इधर ले आना
तो p इंटू पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। बेटा दोनों में से हम पी स्क्वायर प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं, तो मिलेगा p प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए इनको सॉल्व करने जाएंगे ना, तो ज़रा सोचो पी स्क्वायर प्लस 1 कभी 0 होगा नहीं, या फिर सिंपल सा आप कर भी दोगे तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू -1 जो कि नॉट डिफाइंड है, मतलब नॉट डिफाइंड मतलब इमेजनरी है, तो पी की इमेजनरी वैल्यूज़ नहीं बतानी, हमें रियल वैल्यूज़ देखनी थी। ठीक है, अब सुनिए, तो हमने बोला पी स्क्वायर -1, पी स्क्वायर -1 मतलब आयोटा में आ जाएगा, तो छोड़ दीजिए। तो आंसर क्या आया, p प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब p इक्वल टू सिर्फ एक नंबर निकल रहा है -1। p की वैल्यू क्या आ रही है -1, इसका मतलब क्या है कि कितनी p की वैल्यूज़ हैं, सिर्फ और सिर्फ एक। तो हम यही बोल रहे हैं, देखिए a में क्या है, एग्जैक्टली 2 वैल्यूज़ ऑफ p, 2 वैल्यूज़ ऑफ p, क्या दो की p की 2 वैल्यू आ रही है एग्जैक्टली, नहीं, सिर्फ एक आई है। तो पहला ऑप्शन गया। मोर देन 2 वैल्यूज़ ऑफ p, 2 से ज़्यादा आ रही है, बिल्कुल नहीं। नो वैल्यू ऑफ p, एक भी p नहीं आ रहा है, ऐसा भी नहीं है, p की एक वैल्यू है -1, एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ p, दिस इज द राइट आंसर। चलेगा, तो यहाँ से मैंने इसको कंपेयर कर दिया, तो बेटा देखिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 लगा सकते हैं। ठीक है, और नहीं कुछ तो आप सिंपल इसका स्लोप निकाल लीजिए y इक्वल टू mx करके, इसका भी स्लोप निकाल लीजिए, दोनों के स्लोप को इक्वेट कीजिए, वो भी बात यही है। ठीक है, आंसर आ जाएगा। चलेगा, चलो अब जैसे ये वाला प्रॉब्लम किया, अब नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखिए। नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम भी एग्जाम का है। अब देखो प्रॉब्लम्स को है ना इस तरीके से फॉर्म किया जाता है ना, देख करके हम डर जाए कि हमसे बनेगा ही नहीं, बट रियल में जब आप उसको देखने जाओगे, उसकी बारीकी में अंदर घुसोगे ना, तो आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं था प्रॉब्लम। कैसे, देखिए करके देखते हैं, है ना। आइए 11th वाले प्रॉब्लम को आप जब तक पढ़िए, जब तक मैं एक बार इसको रब कर देता हूँ। चलो देखो ध्यान से, क्या कंडीशन है बेटा, उसने आपसे ये बोला एक एक करके, है ना, एक एक करके जैसा जैसा बोलता है वैसा वैसा करिए। द लाइन L गिवन बाय x/5 प्लस y/b इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहली बात तो जो लाइन दिया हुआ है ना L वाला, बेटा उसके लिए इक्वेशन लिख लीजिए x/5 प्लस y/b इक्वल टू 1। अब क्या बोला, पासेस थ्रू द पॉइंट 13,32, तो वो 13,32 से पास हो रहा है, तो भैया ये वाला पॉइंट 13,32 से पास हो रहा है, तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। करो, तो x के प्लेस पे रखा, तो मैंने 13/5 प्लस 32/b इक्वल टू 1 सॉल्व करें, तो बेटा 32/b इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 13/5, तो 5 माइनस 13 तो -8/5। ठीक, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या निकल के आई, 8 से ये 4 टाइम्स गया, इधर जाएगा तो -20। सर b की वैल्यू -20 है, चलो b की वैल्यू मेरे पास -20 निकल के आई, तो सबसे पहले तो अपने l की इक्वेशन को और अरेंज किया यहीं के यहीं, और मैं लिख देता हूँ क्या आएगा इक्वेशन, बोलिए सर x/5 और y के प्लेस पे -20 लिखना है, तो -y/20 मतलब b के प्लेस पे, सॉरी, ये इक्वेशन आ गई। बेटा ये इक्वेशन किसकी बनी, किसकी बनी, l वाली लाइन की, करेक्ट है। चलो अब इतना होने के बाद अब अगला चीज़ फंडा जाना है, अगले इस पर चलते हैं, निकले, देखिएगा ध्यान से क्या है। द लाइन k इज़ पैरेलल टू l। अब जो k लाइन है, k लाइन वो इस l वाली लाइन के पैरेलल है। याद करिए लाइन की पैरेलल लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के पैरेलल लाइन कौन होता है, ax प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, ऐसे लिखते हैं ना। चलो, तो मैंने ये बोला कि यार इसके पैरेलल लाइन लिखना था ना, इसके पैरेलल लाइन कौन सा होगा, तो मैंने बोला x/5 माइनस y/20, वो तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, मैंने कांस्टेंट कर लिया इसको, चलेगा, क्लियर है ना। चलिए अब उसने क्या बोला यहाँ से ध्यान से समझिएगा, एंड हैज़ इक्वेशंस x/c प्लस y/3 इक्वल टू 1। तो x/c प्लस y/3 इक्वल टू 1 उस लाइन का इक्वेशन है, मतलब k का इक्वेशन उसने आपको दे दिया कि x/c प्लस y/3 इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो मुझे बताओ ना एक बार c की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आप सीधे देख सकते हैं ना, c के प्लेस पे क्या आ रहा है 5, तो डायरेक्ट इक्वेशन लिखते हैं ना बेटा, देखो कंफ्यूज मत हो, सिंपल सा क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, x/c है ना, x के अपॉन में क्या आ रहा है c, तो ये दोनों सेम ही तो होगा। या फिर एक काम करते हैं बेटा, देखो सिंपल सा अच्छे से देखते हैं, मैं थोड़ा सा आपको इजी पे ले जाना चाहता बट मैं थोड़ा कंफ्यूज कर दूंगा, सुनो ध्यान से, सिंपल तरीका, इसका स्लोप निकाल लें, निकालो, इसको उधर लेके जाइए, तो y/20 इक्वल टू हो जाएगा बेटा x/5 माइनस 1, 20 को उधर ले जाओ तो 20 हो जाएगा 4x माइनस 20, राइट बेटा। अब देखिए यहाँ से स्लोप क्या निकल के आया, m इक्वल टू यहाँ से इसका आया 4,
m इसका 4 है, और k वाली की इक्वेशन उसने क्या दे करके रखी है आपको, x/c प्लस y/3 इक्वल टू 1। इसका स्लोप निकालें, बताओ। y/3 इक्वल टू हो जाएगा x/c माइनस 1, सॉरी ये इधर जाएगा तो ये माइनस और ये प्लस, 3 इधर जाएगा तो y इक्वल टू माइनस 3/cx प्लस 3। अब मुझे बताओ स्लोप क्या आ रहा है, x का जो कोफिशिएंट है वो इसका स्लोप है, तो x का कोफिशिएंट कितना बेटा, मैंने बोला -3/c, और ये वैल्यू कितनी हो रही होगी, स्लोप के इक्वल है तो ये 4, दोनों इक्वल है ना, पैरेलल हैं, ठीक। तो यहाँ से c की वैल्यू निकल के आई -3/4। अब -3/4 यदि c की वैल्यू आई तो बताओ मुझे k वाली लाइन का इक्वेशन क्या निकला फाइनल। तो k का इक्वेशन निकल के आएगा आपके पास, क्या लिखे बेटा, k की इक्वेशन आपके पास आ रही होगी, यही इस पर लिख दीजिए ना, x/c, तो मैंने लिखा -3/4, तो 4 ऊपर चला गया होगा, प्लस y/3 इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करो यार थोड़ा सा, इसको उधर ले जाना, तो y/3 इक्वल टू हो जाएगा 4/3x प्लस 1, 3 गया तो y इक्वल टू 4x प्लस 3, y इक्वल टू 4x प्लस 3। एक लाइन ये बना, एक लाइन ये बना, ठीक है। दूसरा वाला, ये वाला लाइन इसको सिंप्लीफाई किया था तो ये निकल के आया। अब समझे मेरी बात, एक L है और एक K है, तो ये एक L वाली लाइन, तो बेटा L, और ये वाली लाइन K। अब जरा ध्यान से देखना, क्या दोनों पैरेलल लाइंस हैं, हाँ। तो दो पैरेलल लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हो, c1 माइनस c2 अपॉन √a² प्लस b²। लिख लो ना यार, अरेंज करके लिख दो अच्छे से। क्या लिखना है बेटा, L की इक्वेशन ये रही, तो अच्छे से लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 4x माइनस y माइनस 20 इक्वल टू 0। K की इक्वेशन लिखूंगा तो लिखूंगा 4x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इनके बीच का डिस्टेंस निकाला जाए d है ना, कहाँ लिख दें बेटा, तो देखो इनके बीच का डिस्टेंस अपन को L और K के बीच का डिस्टेंस निकालना था, मतलब ये वाला डिस्टेंस आपको बताना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। तो देखिए सीधा सीधा आंसर, ध्यान देना। क्या लिखोगे बोलो, d इक्वल्स टू, फॉर्मूला आएगा c1 माइनस c2। बताओ c1 कौन है, कांस्टेंट, एक ले लीजिए 3, दोनों की इक्वेशन सेम है, c1 3 माइनस c2 माइनस 20 अपॉन √a² प्लस b²। मॉड कितना आया बेटा, ये 3 प्लस ये हो जाएगा 23 अपॉन में 16 प्लस 1 17, तो √17, तो 23/√17, 23/√17, 23/√17 कोई ऑप्शन है, ये रहा ऑप्शन, ठीक है। तो आपका आंसर ये आ गया, चलेगा। इस तरीके से प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट लगाओ, करते जाओ, बनेगा। कहाँ जाएगा भाई, बन रहे हैं, थक जाते हैं यार, पता है लिटरली, मतलब आपके क्वेश्चंस लिखने के चक्कर में तो भयानक मेरा टाइम जाता है यार। चलें नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देते हैं आपको, ठीक है। देखिए, चलिए बेटा देखिए, अभी हमारा लास्ट प्रॉब्लम आज का, ठीक है, इससे ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे आज, ठीक है। हम बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसके बाद। देखें क्या प्रॉब्लम है, इफ़ द इमेज ऑफ पॉइंट 2,3 इन अ लाइन L इज़ दिस। तो देख बेटा, एक लाइन दिया हुआ है, इस लाइन को हमने L से रिप्रेजेंट किया। आपसे बोला एक पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट्स 2,3 दिए हुए हैं, और इसका इमेज इस लाइन पर, बेटा इमेज कहाँ होता है, जितना ऊपर था उतना नीचे, तो ये जो पॉइंट है ना वो Q है, और इमेज के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं सर इसने 4,5, ठीक है। अब उसने क्या बोला, इन सेम लाइन, इसी लाइन पर आप R 0,0 के इमेज के कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो देखो लाइन की इक्वेशन तो अभी भी वही है सर, L ही है। अब ओरिजिन हमारा O हो गया, R हो गया, ओरिजिन 0 0, और इसका इमेज मुझे निकाल के बताना है कि इस वाले पर क्या आएगा। तो इसका इमेज मुझे फाइंड करना है, तो मैं उसको x, y मान लेता हूँ, ठीक है। इमेज के कोऑर्डिनेट्स के अपन फॉर्मूला लगा देते हैं, और कुछ नहीं है दिक्कत। देखो ध्यान से, अब मेन चीज़ क्या हो गई सर, हमारे पास यदि एक पॉइंट दिया रहता था और लाइन की इक्वेशन होती थी ना, तब हम इमेज निकाल पाते थे। अब लाइन की इक्वेशन नहीं है, निकालें। लाओ, पहली चीज़ मुझे बताओ, सबसे पहले यदि ये पॉइंट है, ये उसका इमेज है, तो ये पॉइंट कौन होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, उनका मिड पॉइंट। तो मान लीजिए इसको हमने M पॉइंट बोला, तो M के कोऑर्डिनेट्स क्या हो रहे होंगे बेटा, मिड पॉइंट थ्योरम से, तो 4 + 2/2, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, मतलब M के कोऑर्डिनेट्स आ गए 6/2 मतलब 3 और 8/2 मतलब 4। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए मेरे पास 3,4। अब सुन, यदि 3,4 है, एक पॉइंट मिल गया और ये लाइन इस पे से पास हो रही है,
तो मैं इस लाइन L की इक्वेशन लिख सकता हूँ कि हाँ सर y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 के थ्रू। एक पॉइंट दिया हुआ है 3,4, तो क्या लिखेंगे y माइनस 4 इक्वल टू m x माइनस 3। अब बात आई स्लोप कैसे निकाला जाए, बताओ स्लोप क्या होगा। देख बेटा अपने को p और q पता है ना, तो अपन PQ का स्लोप निकाल देते हैं MPQ। कैसे निकलता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, कर लें कुछ भी। 5y2 माइनस y1 3 अपॉन x2 4 माइनस x1 2, तो ये हो जाएगा 2/2, तो 1 आ गया। तो MPQ की वैल्यू 1 आई, तो हम बोलते हैं MPQ और ये जो लाइन M है इसका स्लोप हमने M बोला है, दोनों परपेंडिकुलर है ना, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा। तो हमने बोला MPQ इंटू M इक्वल टू -1, तो MPQ की वैल्यू 1 है, M इक्वल टू -1, तो M की वैल्यू भी -1 निकल के आई। चलो M की वैल्यू -1 यहाँ रख देते, तो y माइनस 4 इक्वल टू -1 x माइनस 3 रखिए। तो y माइनस 4 इक्वल टू -x प्लस 3, तो ये हो जाएगा बेटा x प्लस y माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक, तो x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0, ये मेरे लाइन की इक्वेशन आई। चलो तो लाइन की इक्वेशन मेरे पास क्या निकल के आई भाई, x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। चल जाएगा। चलिए अब बात आई इमेज कैसे निकालें। याद करो इमेज का फंडा याद है, x बोलते थे इसको xy और इसको x1 y1, मैंने इमेज का कोऑर्डिनेट बताया था। x माइनस x1, तो मैंने लिखा x माइनस 0 अपॉन में क्या आता था बोलिए a, x का कोफिशिएंट 1 है, y माइनस y1 तो वो भी 0 है, अपॉन में 1। बेटा प्रीवियस वाला लेक्चर देख लो जिसने नहीं देखा फॉर्मूला ये वाला। इक्वल टू में क्या आएगा -2 टाइम्स और फिर इमेज, तो परपेंडिकुलर लेंथ जैसा फॉर्मूला था ax1, तो ओरिजिन को सेटिस्फाई करवाते थे, याद है 0, ये भी 0, -7, तो सिर्फ -7 मिलेगा, और अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इनके कोफिशिएंट का 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2। तो मैंने 2 लिखा, ये दोनों भी गए। तो बेटा यहाँ से इक्वेशन आई x/1 y/1 इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7। तो बेटा x की वैल्यू भी 7 आ गई, y की वैल्यू भी 7 आ गई, दोनों 7। मतलब इमेज के कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है सर 7,7। अब आप ऑप्शन देखिए क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, डी वाला। तो डी का कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहा है 7,7, तो बेटा मेरा फाइनल आंसर क्या निकल के आया 7,7। बोल भाई समझ में आया, चलेगा ठीक। अब देखिए बेटा मैंने इस वाले प्रॉब्लम में आपको पूरा कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वाले लेक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स मैं करवा के निकलूँ। आने वाले लेक्चर्स में फिर से हम वही करेंगे, प्रॉब्लम्स पे तो जाएंगे, साथ में कॉन्सेप्ट्स पे भी जाएंगे, क्योंकि अब हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट्स को भी देखना है, फिर सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला को भी देखना है। तो जल्दी जल्दी पोर्शंस भी कवर करने हैं, तो ज़्यादा ज़्यादा अपन कवर करेंगे, है ना। ठीक है, बस यार मैं तुम लोग से बस इतना सा चाहता हूँ कि तुम लोग मेरी हेल्प कर दो यार, बस वो इतनी सी हेल्प आप मेरी करिए, है ना। क्या चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, शेयर करवाओ लाइक वाइक तो तुम करा करो अच्छे, है ना। चलिए ठीक है बेटा, चलिए एंजॉय कीजिए अपना डे, है ना। एंजॉय नहीं करना है, पढ़ना है सिर्फ, ठीक। मैं यदि आपसे बकवास बात नहीं करता हूँ लेक्चर में ना, बकवास बातें नहीं करता, मतलब मैं आपका टाइम बचा रहा हूँ, तो उसकी अहमियत को समझो और घर पे वेस्ट मत करो अपना टाइम, सिर्फ पढ़ाई करो, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।